देखिए, कल के लेक्चर में हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ को स्टडी कर रहे थे और डी ब्रोगली वेवलेंथ में हमने चार्ज पार्टिकल्स की वेवलेंथ कैलकुलेट करना सीख लिया था। चार्ज पार्टिकल्स को आपको चलाने के लिए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिस फोर्स के कारण वो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और वो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे उसके बेसिस पर हम इस डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं। तो हमने जो कैलकुलेशन की थी वो की थी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा, तो उस समय पर इसका जनरल फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m और k की जगह पर क्या लिख देंगे, q इंटू v लिख देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर आप ड्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2 कर देंगे, जस्ट डबल हो जाएगा। प्रोटॉन के लिए करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ई, ड्यूट्रॉन के लिए करेंगे तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ई। तो इस फॉर्मूला में चेंजेस करते जाएंगे। और अल्फा पार्टिकल के लिए करेंगे तो मास कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा प्रोटॉन के मास का, तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन एम की जगह पर। और चार्ज कितना होगा अल्फा पार्टिकल में, हीलियम न्यूक्लियस में 2e, तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और यहाँ पर आएगा 2e। तो ये फॉर्मूलाज हमने कल स्टडी किए थे और इसके बेसिस पे हमने कुछ रिजल्ट्स बनाए थे, वो रिजल्ट्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो आ रही थी 12.27 अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की जो वेवलेंथ थी वो थी 0.286 अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। ये सब एंगस्ट्रॉम में हमने कैलकुलेट किए थे। देन वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ थी 0.202 डिवाइड बाय अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। ये सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको चलाया जा सकता है। एंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 0.101 रूट v एंगस्ट्रॉम। तो ये चार पार्टिकल्स के लिए हमने कैलकुलेशन कल स्टडी की थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। अब मैं आपको न्यूट्रॉन के बारे में बताता हूँ। देखो, न्यूट्रॉन एक अनचार्ज पार्टिकल है और अनचार्ज पार्टिकल को चलाने के लिए आपको उसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी देने का तरीका अलग होगा। So here we will find the de Broglie wavelength for uncharged particles, for या इसको लिख सकते हैं of uncharged particles। अनचार्ज पार्टिकल में सबसे पहले न्यूट्रॉन आएगा। न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन दो तरीके से की जा सकती है, न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन दो तरीके से की जाएगी। और ये जो न्यूट्रॉन है ये कैसे चलेगा, थर्मल एनर्जी के कारण। तो आपको इस न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग किसी सैंपल को हीटअप कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स के सैंपल को हीटअप कर रहे हैं, तो उस केस में वहां पर जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो थर्मल एनर्जी से चलेंगे। और थर्मल एनर्जी किसी भी अनचार्ज पार्टिकल की कितनी होती है, तो वो जो थर्मल एनर्जी है वो हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिखी जाती है 3/2 kBT और एक लिखी जाती है kBT। तो मैं आपको दोनों कैलकुलेशंस बता रहा हूँ। सबसे पहले थर्मल के बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्मल न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन मैं आपको करके बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी, न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको लिखा जाता है 3/2 kBT, जहां पर kB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। So this is the kinetic energy of the neutron and where kB is the Boltzmann constant। Boltzmann constant की वैल्यू होती है 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो इस तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से न्यूट्रॉन की, एक थर्मल न्यूट्रॉन की। थर्मल प्रोटॉन भी हो सकता है इसी तरह से, थर्मल न्यूट्रॉन या थर्मल प्रोटॉन भी हो सकता है। बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं जिनको हम लोग गर्म कर देंगे, तो गर्म करने पर वो सारे प्रोटॉन मूव करेंगे, तो उनको थर्मल प्रोटॉन भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर थर्मल न्यूट्रॉन या प्रोटॉन दोनों हो सकते हैं। और T इज द टेम्परेचर, विच टेम्परेचर, तो आंसर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है कि यहाँ पर जो आप
टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे वो केल्विन में पुट करेंगे। अगर क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो पहले आपको उसको किस में बदलना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फिर इसके वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं, वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है h/√2m k। k की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3/2 kBt। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पर फॉर्मूला बनाया गया है कि जो गैसेस हैं जब वो रैंडम मोशन करती हैं तो उनके पास कितनी एनर्जी होती है, 2m, और k की जगह पर क्या लिख देंगे, 3/2 kBt। सो दिस इज 3/2 kBt। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू h/√2 कैंसिल हो गया, ये रह गया 3m kBt। सो दिस द फॉर्मूला विल बी 3m kBt। एक कैलकुलेशन तो इसके बेसिस पे की जाती है। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ सॉल्यूशन आपके सामने आएगा, वो सॉल्यूशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये पार्टिकल्स के बारे में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं, अल्फा बीटा इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट, अब इसके बाद में मैं इसको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। कैलकुलेट करने के लिए न्यूट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए प्लैंक कांस्टेंट रखेंगे। प्लैंक कांस्टेंट आपकी बुक में 6.63 भी दे रखा है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर एनसीईआरटी बुक के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें हम इसकी वैल्यू 6.63 यूज करेंगे। एनीवेज 6.62 लिख रहे हैं अभी हम इसको, 6.62 into 10 to the power -34। दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट अंडर रूट 3m। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 into 10 to the power -27, रफली प्रोटॉन के मास के बराबर है। नेक्स्ट केबी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये रहा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 into 10 to the power -23। ये वैल्यूज मैं आपको बार बार लिख करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये वैल्यूज याद हो जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको ये पूरा फॉर्मूला लगा कर भी सॉल्व करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो डायरेक्ट, तो आप फॉर्मूला में इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, 2m मास लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करके फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल इस तरह से भी आ सकता है जिसमें आपको जनरल फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अभी हम इसका एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं जो टेम्परेचर के बेसिस पर होगा। ओके, ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और लास्ट में क्या है, T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर लिख देंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इन सारे क्वांटिटीज को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर एक आंसर आता है, दैट आंसर विल बी 25.2 √T एंगस्ट्रॉम। So this is the de Broglie wavelength of the thermal neutron। ये de Broglie wavelength है थर्मल न्यूट्रॉन की। एक फॉर्मूला और आएगा न्यूट्रॉन के लिए, तो अब आपको ये सीखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है और कब नहीं लगाना। तो एक कैलकुलेशन तो हमारे पास ये है जिसमें हमने क्या माना कि थर्मल न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/2 kBt। कुछ बुक्स के अंदर इसकी एनर्जी को 3/2 kBt नहीं लिखा गया है, इसकी एनर्जी को लिखा गया kBt, 3/2 लिखा ही नहीं हुआ। अब वो कौन से न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन है जो किसी प्रोसेस में रिलीज होते हैं। जैसे कि हमने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ा था, यूरेनियम का जब फ्यूजन होगा तो उस समय पर 3 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन, इस तरह से न्यूट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। और वो जो न्यूट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन में हाई स्पीड से चल करके जाता है। तो अगर एक ही डायरेक्शन में चल करके जाता है तब उसकी एवरेज एनर्जी लिखी जाती है kBt। तब उसकी एवरेज एनर्जी क्या लिखी जाती है, kBt लिखी जाती है। तो ये सारी कैलकुलेशन 3/2 kBt से भी कर सकते हैं और kBt से भी कर सकते हैं। ओके, तो अब काइनेटिक एनर्जी के आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो सॉरी एक तो 3/2 kBt है, दूसरा kBt है। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब न्यूट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे है, जब न्यूट्रॉन्स 900 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उस समय पर हम ये सारी कैलकुलेशन इस फॉर्मूला से करेंगे। लेकिन जब आपको बोला जाता है कि न्यूट्रॉन किसी प्रोसेस में रिलीज हो रहा है तो वो हाई स्पीड न्यूट्रॉन होगा और उसकी एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, उसकी एनर्जी kBt से लिखी जाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने किसके बेसिस पे करी है, 3/2 kBt के बेसिस पे की गई है। तो इस समय पर न्यूट्रॉन की वेवलेंथ ये होगी 25.2 √T एंगस्ट्रॉम।
आपको बोलता है कि रूम टेम्परेचर है, न्यूट्रॉन की वेवलेंथ बताइए, तो उस समय पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टी की जगह पर 300 केल्विन लिख देंगे। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 300 केल्विन यहाँ लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, फिर वेवलेंथ आ जाएगी। ओके, अब एक कैलकुलेशन और बता रहा हूं मैं आपको। वो कैलकुलेशन में हम लोग देखिए क्या चेंज करते हैं। वो कैलकुलेशन में हम लोग चेंज करते हैं कि अब जो इसकी एनर्जी है, एवरेज एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन इज केबीटी। फिर यहाँ पे क्या चेंज होगा, देखिए फॉर्मूला है 2mk काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह पर क्या लिखेंगे, केबीटी लिखेंगे। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल होगा नहीं, फिर यहाँ पर है 2m, ये है 2m, और k की जगह पर क्या लिखा जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर इसको, ये इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, h अपॉन अंडर रूट 2m kbt। और इससे पहले वाले में क्या बन रहा था, h अपॉन अंडर रूट 3m kbt। तो दो फॉर्मूलाज आएंगे इसके अंदर, दोनों मैं अभी लिख दूंगा। तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा, अब इस फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर आपको एक रिजल्ट मिलेगा 30.8, अप्रोक्सीमेटली 30.8। so this is 30.8 under root t, and this wavelength is in the angstrom. so this is the again de Broglie wavelength of the neutron। तो ये de Broglie wavelength है किसकी, न्यूट्रॉन की। और ये वो न्यूट्रॉन है जो हाई स्पीड से मूव कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर। तो अब आपके पास न्यूट्रॉन की वेवलेंथ के दो फॉर्मूला बन चुके हैं, वो दोनों फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। अब इसको याद कैसे रखना, देखिए इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको बोला जाता है एनर्जी 3/2 kBT है, उस समय पर डी ब्रोगली वेवलेंथ आती है h अपॉन अंडर रूट 3m kBT। तब ये जनरल फॉर्मूला बनता है। और जब आपको बोला जाता है कि काइनेटिक एनर्जी है kBT, हाई स्पीड न्यूट्रॉन है, kBT एनर्जी है, उस समय पर इसकी वेवलेंथ आती है h अपॉन अंडर रूट 2m kBT। तो एक जगह पर आ रहा है 3m kBT और एक जगह पर आ रहा है 2m kBT। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर सॉल्यूशन आता है 25.2 डिवाइड बाय अंडर रूट t एंगस्ट्रॉम। so this is the wavelength of the thermal neutron, and again this is the wavelength of neutron, and this wavelength is 30.8 under root t angstrom। this is the wavelength। तो ये दोनों ही न्यूट्रॉन्स की वेवलेंथ है, ये दोनों ही किसकी वेवलेंथ है, न्यूट्रॉन की वेवलेंथ है। ओके, क्वेश्चंस के अंदर ये भी लिखा हो सकता है न्यूट्रॉन गैस। जब न्यूट्रॉन गैस लिख दिया तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। और जब बोलता है कि हाई स्पीड का न्यूट्रॉन जा रहा है, तो उस समय पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास है न्यूट्रॉन के लिए। अब जनरल फॉर्मूला बनाते हैं गैसेस के लिए। कुछ गैसेस के भी तो पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थर्मल प्रोटॉन। थर्मल प्रोटॉन, थर्मल प्रोटॉन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 3/2 kBT वाला। सो हियर आई विल राइट वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, विच प्रोटॉन, थर्मल प्रोटॉन। थर्मल प्रोटॉन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 25/2 डिवाइड बाय अंडर रूट t एंगस्ट्रॉम। ये थर्मल प्रोटॉन है, इस बात का कैसे पता लगेगा, डिवाइड बाय टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो उस समय पर थर्मल प्रोटॉन है। टेम्परेचर के बेस पर इसकी वेवलेंथ बताई जा रही है। और दूसरी जो वेवलेंथ थी वो हमने कैलकुलेट की थी 0.286 डिवाइड बाय रूट v। ये वाला थर्मल प्रोटॉन है क्या, तो आंसर है नो। ये प्रोटॉन वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया और आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन होगा। तो प्रोटॉन के दो फॉर्मूलाज हैं। अभी हम लोग थर्मल वाला पढ़ रहे हैं, तो ये वाला मैं नहीं लिखता हूँ, सिर्फ थर्मल वाले की बात करते हैं। ओके, ये सारे फॉर्मूलाज आपको नोट्स में मिल जाएंगे, क्लियर कट फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। थर्मल इलेक्ट्रॉन, थर्मल इलेक्ट्रॉन, थर्मल इलेक्ट्रॉन के बारे में सुनिए। थर्मल इलेक्ट्रॉन में ये आएगा लैम्डा ई
और इस कैलकुलेशन को, पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख करके जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 1079 डिवाइड बाय √T एंगस्ट्रॉम। ये थर्मल इलेक्ट्रॉन है। हीट एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होगा, चल रहा होगा, ये उसकी वेवलेंथ है। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ थर्मल इलेक्ट्रॉन। ये थर्मल इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ हमने स्टडी की थी 12.27 अपॉन √V। ये वेवलेंथ तब यूज की जाएगी, ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगी, ये वेवलेंथ तब यूज की जाएगी तब जब हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी दो फॉर्मूला आ रहे हैं, एक आ रहा है 1079 अपॉन √T, दूसरा आता है 12.27 अपॉन √V। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। गैसेस के लिए, फॉर ऑल टाइप ऑफ गैसेस, फॉर ऑल टाइप ऑफ गैसेस, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं जब वो मूव करते हैं, जैसे कि हीलियम गैस होगी, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो जब ये पार्टिकल मूव करेंगे गैसेस के, तो उस समय पर उसकी वेवलेंथ हम बता सकते हैं। सो वेवलेंथ फॉर द गैसेस विल बी, इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे 25.2 और बस इस फॉर्मूला में क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, एक नई क्वांटिटी आ जाएगी, दैट क्वांटिटी विल बी मास नंबर। वो उस पार्टिकल का मास नंबर होगा। जैसे हीलियम गैस है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें एक ही क्वांटिटी चेंज होती है, क्या चेंज होता है, मास। अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए करोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन के लिए करोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए करोगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप हीलियम गैस के लिए लिखोगे तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। अगर आप किसी और गैस के लिए करोगे, जैसे नियोन गैस के लिए करोगे, तो 20 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, क्योंकि उसमें 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 क्या है, मास नंबर। तो इस फॉर्मूला में क्या चेंज करेंगे, बस यहाँ पर A लगा देंगे, AT कर देंगे, एंड A इज द मास नंबर। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं गैसेस के लिए, वेयर A इज द मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ओके जी, ये कहानी हुई खत्म, चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। एक लास्ट टॉपिक था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अभी वो सिलेबस में नहीं है आपके, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो वो एक्सपेरिमेंट हम लोग इसमें स्टडी नहीं करेंगे। चैप्टर के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अब इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं हम लोग। फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। एक जनरल क्वेश्चन कराता हूँ, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आज और कल में हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और परसों से हम लोग वेव नेचर को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड at 1 angstrom wavelength, at 1 angstrom wavelength। देखिए दो चीजें फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर कितना वर्क डन होता है, वो वर्क डन को हम लोग किससे लिखते हैं, Q इंटू V से लिखते हैं। और ये जो वर्क डन है यही तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल डिफरेंस में उस इलेक्ट्रॉन को चलाया जा रहा है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में
सबसे पहले हमें इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। जस्ट वेट। देखिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बड़ा ही सिंपल है। अभी मैं आपको बता रहा था कि वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, Q इंटू वी। और जो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा वही उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और ये जो वर्क डन है ये किस पे किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे किया जा रहा है। और कितने वोल्ट पे किया जा रहा है, तो आंसर है 150 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट एट 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको बता रखी है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी वो 1 एंगस्ट्रॉम होगी। तो इस केस में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी E, और ये किस में है, ये 150 किस में आ रहा है, ये वोल्ट में आ रहा है। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ चुकी है। अगर हम लोग इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देंगे, तो ये जूल के अंदर भी आ जाएगा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी जूल में है। एनीवेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया, अब इसमें मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देखो ये 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को चलाया जा रहा है कितने पोटेंशियल डिफरेंस में रख करके, 150 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रख करके। तो जनरल सी कैलकुलेशन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और आपको जितनी भी वोल्टेज दे रखी होगी उन दोनों, वो जो वोल्टेज दे रखी होगी वही वोल्टेज को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देंगे, तो वही क्या बन जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ओके इसके बाद में हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक्स रेज के बारे में बता रखा है इसमें, एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं उसका प्रोडक्शन भी सुन लीजिए। ये जो एक्स रेज है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज है। दो एक्स रेज होती हैं, एक तो न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के अंदर से भी निकल सकती हैं। जब न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होगा उस समय पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी एक्स रेज का प्रोडक्शन हो सकता है। या अल्फा बीटा गामा डीके होते हैं। तो इस तरह की जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होती हैं उनके अंदर भी एक्स रेज को देखा गया। इसके अलावा एक फिनोमेना और होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब ये होता है कि ये न्यूक्लियस है और फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये इसकी थर्ड ऑर्बिट है, इसी तरह से मल्टीपल ऑर्बिट्स हैं। ये हैवी मेटल है, हैवी एलिमेंट है। तो उस समय पर न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स होंगे कि वो प्रोटॉन इतना अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर ले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में चला जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में जाएगा तो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, और इस समय पर आपको क्या दिखेंगी, इस समय पर जो रेडिएशन रिलीज होगा वो किस फ्रीक्वेंसी का होगा, वो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी का होगा। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक्स रेज प्रोड्यूस हो सकती है जब फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाता है। और जब फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा तो इसके पीछे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके अदर ऑर्बिट्स के अंदर है, तो वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इसमें शिफ्ट होने लगेंगे, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट शेल कंप्लीट होनी चाहिए। तो उस समय पर भी एक्स रेज निकलती हैं। जब कोई हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो उस समय पर भी वो एक्स रेज निकाल सकता है, और वो जो एक्स रेज होती हैं उनको कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज बोला जाता है, उनको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। एक तरीका और एक्स रेज को प्रोड्यूस करने का, ये आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स रेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग एक हैवी मेटल का यूज करते हैं। वो हैवी मेटल को इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं और इसके सामने हम लोग एक गन लगा देते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन गन बोला जाता है, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गन। तो यहाँ से आप इसको कैथोड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जाकर के इस मेटल के सरफेस से टकराते हैं। ये हैवी मेटल है जैसे कि टंगस्टन। तो जब ये इसके सरफेस से जाकर के टकराते हैं तो उस समय पर यहाँ से कुछ रेडिएशन आता है। वो रेडिएशन किस फ्रीक्वेंसी का होता है, वो एक्स रेज फ्रीक्वेंसी का होता है। तो इन एक्स रेज को कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज बोला जाता है। ओके तो ये तरीका है एक्स रेज को प्रोड्यूस करने का। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कितनी एनर्जी का है, वो आपको बता रखा है, और बोलता है कि यहाँ से जो फोटोन रिलीज होगा वो कितनी फ्रीक्वेंसी का रिलीज होगा। तो ये जो एक्स रेज यहाँ से रिलीज होने वाली है वो किस फ्रीक्वेंसी की होंगी, वो फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करके बतानी है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवाट इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन फर्स्ट है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का। इसमें आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली तो वेवलेंथ कैसी होगी, वेवलेंथ तो मिनिमम होगी। दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम वेवलेंथ। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उस वेव की वेवलेंथ सबसे छोटी होगी। तो आप एक चीज को फाइंड कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, दूसरा मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे किसकी, एक्स रेज की। और ये एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस की जा रही है, ये एक्स रेज प्रोड्यूस की जा रही है 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। 30 किलोवाट इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता रखी है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मैक्स प्लैंक के फॉर्मूला को यूज करेंगे। मैक्स प्लैंक ने ये बताया दैट E इज इक्वल टू एच न्यू। फोटोन निकालना है ना, तो फोटोन की एनर्जी बतानी है। एक्स रेज का जो फोटोन निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी आपको गिवन है क्वेश्चन में, और ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, एक चार्ज पार्टिकल की एनर्जी है। और चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को किससे लिखा जाता है, E इंटू वी से लिखा जाता है। ओके, और ये आपको इसने बता रखा है कि कितनी एनर्जी है। एनर्जी आपको गिवन है 30 किलोवाट, 30 किलोवोल्ट। 30 किलोवोल्ट मतलब कि 30 किलोवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 किलोवोल्ट। 30 किलोवोल्ट का मतलब है 30 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। 30 इंटू 10 टू द पावर 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। अब आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताएंगे। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताने के लिए क्या करेंगे, E इंटू वी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए हम लोग E इंटू वी कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को इतने पोटेंशियल डिफरेंस में चलाया जाएगा तो ये उसकी एनर्जी होगी, और इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है E इंटू वी, और फोटोन की एनर्जी है एच न्यू। यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। सो द फॉर्मूला विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट E इंटू वी डिवाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यूज पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट का, डिवाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। इस क्वेश्चन के अंदर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। इन सारी क्वांटिटीज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं। ये -34 है, अपस्टेयर्स में जाएगा तो +34 हो जाएगा। 34 + 4 दिस विल बी 38। तो यहाँ पर रह जाएगा 1.6। अच्छा, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.6 इंटू 3, 1.6 इंटू 3 दिस इज 4.8 डिवाइड बाय 6.63। ये -34 अपस्टेयर्स में जाएगा +38। सो दिस विल बी 10 टू द पावर 38 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19। एक यहाँ पर पड़ा है 10 टू द पावर -19। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके यहाँ पर जो पावर आएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस विल बी 0.728। जब 4.8 को आप डिवाइड करोगे 6.63 से, सो दिस विल बी 0.7239, 0.7239 ये आ रहा है। और -19 + 38, सो दिस विल बी 10 टू द पावर 19। अब पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर को एक क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो इस केस में इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दैट विल बी 7.39 को हटा देते हैं और इसके आगे वाली डिजिट को 4 कर देते हैं। तो राउंड ऑफ कर दिया हमने 7.24, और पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट किया तो ये पावर हो जाएगी 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी। तो एक्स रेज जो रिलीज होंगी एक्सपेरिमेंट के दौरान वो एक्स रेज इस फ्रीक्वेंसी की होंगी। अब आपको वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहां से वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ मिनिमम होगी। और फॉर्मूला बनेगा C अपॉन फ्रीक्वेंसी। C इज द स्पीड ऑफ लाइट
3 इंटू 10 टू द पावर 8। फ्रीक्वेंसी अभी आपने कैलकुलेट की थी 7.24 इंटू 10 टू द पावर 18। ये 10 टू द पावर 18 को अपस्टेयर्स में लेकर के जाओगे तो -18 हो जाएगा। -18 प्लस 8 दिस विल बी 10 टू द पावर -10। और ये 3/7.24 को आप सॉल्व करोगे सो दिस विल बी 0.414। सो दिस इज 0.414। ये इसका आंसर आ रहा है। और ये वेवलेंथ किस में आएगी? ये वेवलेंथ मीटर के अंदर आएगी और ये मिनिमम वेवलेंथ। अच्छा, एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखे हैं वो नैनोमीटर में दे रखे हैं। अगर नैनोमीटर में दे रखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे और पावर को एक इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.0414। पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, पावर हो जाएगी 10 टू द पावर -9। -10 से -9 मतलब कि पावर इंक्रीज हो रही है। तो लेफ्ट साइड में जब शिफ्ट करते हैं तो पावर इंक्रीज कर देते हैं। तो -10 से -9 हुआ और -9 को क्या लिख सकते हैं? नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो ये नैनोमीटर के अंदर आंसर आ गया इसका।